नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, यूपी में 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा की भारी जीत दिलाने और योगी को प्रचंड जीत दिलाने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की नजर 2024 के चुनावों पर। इसी के चलते इस बीच होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के हर दौरे को बेहद खास बताया जा रहा है। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद वो कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान न सिर्फ प्रदेश के मंत्रियों को जनसेवा के लिए सुशासन का पाठ पढ़ाया, बल्कि मंत्रियों को जनसेवा की भावना के साथ काम करने और उनको प्रेरित करने का भी काम किया। तो लखनऊ पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में थे। कुशीनगर में बुद्ध जयंती के मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली पर पूजा अर्चना करी थी। इस दौरान महापरिनिर्वाण स्थली पर स्तूप की सुरक्षा के इंतजामातों के बीच में पीएम मोदी ने नेपाल के लुम्बिनी से वापसी के बाद महापरिनिर्वाण मंदिर में बुद्ध प्रतिमा के समक्ष मत्था टेका और चीवर भी चढ़ाया था। परंपरा के अनुरूप उन्होंने 5वीं सदी की शयन मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा की परिक्रमा भी की। अब बात ज्ञानवापी की करेंगे। ज्ञानवापी में बाबा मिल गए हैं, इस बात का दावा किया जा रहा है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश पर पूरा हो गया। 3 दिन तक चले सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला, तो वहीं मुस्लिम पक्षकारों ने इस दावे को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस तालाब वाले हिस्से को सील करने के आदेश दिए हैं जहां पर शिवलिंग पाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। जानकारी के हिसाब से ज्ञानवापी मसाजिद सर्वे के दौरान मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जहां नमाज पढ़ी जाती है उसके ऊपर वजू करने की एक जगह बनी हुई है, जिसके लिए एक छोटा तालाब बनाया गया है। इस तालाब में एक शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष जिला अदालत पहुंचा, जहां इसको संरक्षित करने की बात भी कही गई। बनारस कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उस स्थान को तुरंत सील कर दीजिए। कोर्ट ने वाराणसी जिला प्रशासन को यह आदेश दिया कि शिवलिंग मिलने वाली जगह पर किसी को भी आने की मनाही होगी। तो वहीं सर्वे के बाद परिसर के बाहर निकले सर्वे टीम में शामिल वादी पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य ने मीडिया से कहा कि सर्वे में बाबा मिल गए। उन्होंने दावा किया कि गुंबद, दीवार और फर्श के सर्वे के दौरान कई साक्ष्य दबे हुए हैं। चौपाई के माध्यम से सोहन लाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन खोजा तिन पाया। जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। तो वहीं ज्ञानवापी में सर्वे के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों के बीच सियासत भी गर्मा गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्य ही शिव है, तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी। बहुत खुश हूं, देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। इस समाचार की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे।
तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में अफसरों को टीकाकरण और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति से उत्तर प्रदेश में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। मौजूदा समय में कुल 1097 एक्टिव केसेस है। पिछले अगर 24 घंटे की बात की जाए तो प्रदेश में 138 नए केसेस की पुष्टि हुई, जिनमें गौतम बुद्ध नगर में 70, गाजियाबाद में 20, लखनऊ में 11 नए केसेस माने जा रहे हैं। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बहुमंजिला भवनों, अस्पतालों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इन तमाम जगहों पर अग्निशमन व्यवस्था का सघन निरीक्षण किया जाए। पूरे प्रदेश में तत्काल अभियान चलाकर ये काम होना चाहिए। सभी फायर स्टेशन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पीडब्ल्यूडी से संबंधित भी तमाम तरह के आदेश देते योगी आदित्यनाथ नजर आए और इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान को और तेज करने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 23 मई से होने जा रही है। इस बार विधानसभा की कार्रवाई पूरी तरीके से डिजिटली एडवांस मोड में नजर आने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल इंडिया के तहत विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस करने जा रही है। तो क्या है सरकार की तैयारियां और कैसे होंगे विधानसभा की कार्रवाई के नए फीचर्स और बदलाव, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र 23 मई से आहूत हो रहा है, लेकिन इस बार सत्र कुछ अलग होगा। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट सत्र नए कलेवर में नजर आने वाला है। इस बार बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कार्यवाही डिजिटली एडवांस मोड में नजर आएगी। वो टेक्निकल बदलाव जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई विधान के तहत की जा रही है, वो इस तरह है। विधान भवन में सभी विधायकों की सीट निर्धारित होगी। इन सीटों के साथ टेबल पर टैबलेट भी मौजूद होगा। निर्धारित सीट से ही विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। कार्यवाही के दौरान टैबलेट से देखकर ही सदस्यों को सवाल करने होंगे। कार्यवाही से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश सदस्य टैबलेट से ही देख पाएंगे। विपक्षी पार्टियों के विधायक निर्धारित सीट से सवाल कर सकेंगे। वहीं मंत्रियों को भी निर्धारित सीट से ही सवालों का जवाब देना होगा। सभी विधायकों के टैबलेट उनके फिंगरप्रिंट या पासवर्ड से ही ओपन होंगे। विधायकों को सॉफ्ट कॉपी के अलावा निर्देशों की हार्ड कॉपी भी दी जाएगी। विधानसभा भवन में कंट्रोल रूम भी होगा और देश की सभी विधानसभाएं पोर्टल पर जुड़ेंगी। सदन की कार्यवाही लाइव तौर पर फेसबुक और यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा के विधान मंडप में 379 सीटें थी, जिसे बढ़ाकर अब 416 कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल में जहां कैबिनेट की बैठक को पेपरलेस करने का कदम सबसे पहले उठाया, वहीं पेपरलेस बजट पेश करने वाला भी उत्तर प्रदेश पहला ही राज्य था। इसके लिए योगी सरकार ने विधायकों को निर्देश भी दिए थे। साथ ही टैबलेट पर काम करने की ट्रेनिंग विधायकों को पहले ही दी गई थी। विधायकों को सिखाने के लिए बकायदा टैबलेट भी मुहैया कराए गए थे। अहम बात यह भी कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना खुद भी इस टेक्निकल बदलाव से रूबरू हैं और टैबलेट की मदद से विधानसभा में कार्यवाही को लेकर अभ्यस्त भी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 23 मई से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तब इस दौरान ये टेक्निकल बदलाव विधानसभा की कार्यवाही को कितना आसान बनाएगा। जनता टीवी के लिए सौरभ तिवारी की रिपोर्ट। वहीं बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मिर्जापुर के माता विंध्यवासिनी के धाम में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पूजन अर्चन करने पहुंचे। विभिन्न प्रांतों से धाम में आए भक्तों ने लक्ष्मी स्वरूपा मां विंध्यवासिनी का पूजन अर्चन किया, मन्नतें मांगी। चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना भक्त माता विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए बेताब नजर आए। भारी भीड़ के चलते लोगों को कतार में घंटों लगने के बाद माता के दरबार में हाजिरी मिली। तो वहीं आपको बता दें कि मंदिर पर उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के जवान भी मुस्तैद नजर आए। तमाम भक्तों ने झांकी से ही माता विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाई। तो वहीं दूसरी तरफ गंगा स्नान करने गई एक महिला की गला दबाकर हत्या हो गई।
शव गंगा नदी से कुछ दूर पर बरामद हुआ है। पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के पति को हिरासत में लिया। पूरा मामला रायबरेली के ऊंचाहार थाना इलाके के गौकना घाट का, जहां पर चंद्रपाल सरोज अपनी पत्नी मीना, बहन और 2 बच्चों के साथ बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने गया था। इस दौरान उसकी पत्नी लापता हो गई और बाद में थोड़ी दूर पर ही महिला का शव बरामद हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पति से पूछताछ में मामला संदिग्ध लगने पर मृतका के पति को भी हिरासत में लिया गया। बिहार के गोकना घाट के पास आज सुबह एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें गहनता से पूछताछ करने पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने की घटना को कबूला है। उसने यह बात बताई इनके बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद फिर वो वहाँ से चला गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और पूर्व सैनिकों की टीम को रवाना किया है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र से 10 वाहनों को लेकर 8 कार्यकर्ताओं की टीम चंपावत के लिए रवाना हुई। मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30,000 से ज्यादा मतों के अंतर से विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र की सरकारें समस्याओं के निस्तारण को लेकर काम करती हैं। तो वहीं राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा भी रिटायर हो चुके हैं और उनको भी सीट खाली करनी पड़ रही है, जिसका चुनाव होना है। उत्तराखंड में खाली होने जा रही राज्यसभा की इस एक सीट के लिए बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। चुनाव के मद्देनजर भाजपा अब 2 दिन बाद दावेदारों का पैनल तय करेगी, जिसके लिए आगामी 17 मई को दावेदारों के नामों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक करने वाले हैं। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों में से फिलहाल 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और अब प्रदीप टमटा के रिटायर होने के बाद तीसरी सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। राज्य में भाजपा के पास 2/3 बहुमत होने के कारण 10 जून को होने वाले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय है। 17 मई को होने वाली बैठक में नाम तय करते हुए केंद्रीय संसदीय बोर्ड को पैनल भेज दिया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा। संगठन अपनी तरफ से एक्सरसाइज कसरत कर रहा है और राज्यसभा के लिए उसी कद के लोग भेजे जाते हैं जो परिपक्व हों, जानकार हों, संगठन में भी लंबे समय से काम कर रहे हों, अनुभव हो। तो ऐसे लोगों की सूची बन रही है। होना भले ही एक का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आधा दर्जन नामों की संस्तुति यहाँ से दिल्ली जाएगी और दिल्ली ही नेतृत्व तय करेगा कि कौन उपयुक्त रहेगा भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्य के लिए। चल रहा है और जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो संगठन के संज्ञान में भी ला। तो वहीं महाकुंभ में हुए फर्जी टेस्टिंग के मामले को देखते हुए अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि डबल डोज वैक्सीनेशन को लेकर NSUI ने बड़ा खुलासा किया है। NSUI का आरोप कि कई लोगों को डबल डोज के फर्जी सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं, जबकि उनको वैक्सीन तक नहीं लगी। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना हवाला देते हुए कहा कि मैं देहरादून में मौजूद हूं और मुझे गैरसैंण के CHC सेंटर से फर्जी सर्टिफिकेट जारी हो गया, जबकि उनको ये डबल डोज लगी ही नहीं है। उनका कहना है कि समूचे प्रदेश में हजारों लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट दिए गए हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि सरकार ये बताए कि कितने लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मामले में सरकार गंभीर नहीं हुई तो NSUI जल्द ही सड़कों पर उतर जाएगी। जिन्होंने सेकंड डोज अभी तक उन्हें नहीं लग पाई थी, लेकिन उनको जब मैसेज आया कि आपको सेकंड डोज लग चुकी है और वो लोग देहरादून में मौजूद थे और उन्हें पहाड़ों में कहीं स्वास्थ्य जो अस्पताल है उनमें वैक्सीन लगने का मैसेज आया और सर्टिफिकेट में भी वहां पर वैक्सीन लगने की सूचना मिली। तो इस पर हमने जब जिला मुख्यालय में पता करा तो उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा एक ऑर्डर आया है कि सभी को वैक्सीनेटेड दिखा दिया जाए। इसके आधार पर हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार से ये भी चाहते हैं कि ऐसे कितने लोगों को सरकार ने वैक्सीनेटेड दिखा दिया है जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। उत्तराखंड देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पुलिस के अग्निशमन विभाग में फायर महिला अभ्यर्थियों को भर्ती किया जा रहा है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में रोजाना 400 महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट हो रहा है। 5 स्पर्धाओं को पार करने वाले अभ्यर्थियों को ही रिटर्न तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। महिला अभ्यर्थियों में इस भर्ती को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगभग 1 महीने तक चलने वाली
महिला फायर कर्मियों की भर्ती में 11,400 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनको रोजाना 400 की तादाद में बुलाकर फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। इस भर्ती की शारीरिक परीक्षा की मॉनिटरिंग खुद एसएसपी पंकज भट्ट कर रहे हैं। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, कल से शुरू हुई थी। इसमें 400 अभ्यर्थी रोज़ बुलाए जा रहे हैं। टोटल 11,400 के लगभग जो है महिला अभ्यर्थी इसमें भाग ले रही हैं और इसमें 5 इवेंट हैं। जो पाँचों इवेंट क्वालिफाई करेगा वो आगे रिटर्न के लिए क्वालिफाई करेगा। तो इसमें जो महिला अभ्यर्थी हैं उनमें भारी उत्साह भी देखा जा रहा है और ये प्रोसीजर लगभग 1 महीना चलने की। बीजेपी और कांग्रेस में लगातार जुबानी जंग जारी है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी दलितों का शोषण करती है, तो वहीं उस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने तंज कसा। उन्होंने कहा, यशपाल आर्य 5 साल बीजेपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान भी दिया और उनको और उनके बेटे को टिकट दिया और दोनों ही बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए। ये सम्मान है या फिर अपमान है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी 5 वर्ष तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे बीजेपी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, उनके परिवार को इतना सम्मान दिया कि उनके पुत्र को भी टिकट दिया। दोनों पिता पुत्र बीजेपी के टिकट पे जीत के आए, एक कैबिनेट मिनिस्टर बने और दोनों माननीय विधानसभा के माननीय सदस्य बने। यह सम्मान है या अपमान है? यशपाल आर्य जी से पूछिएगा आप, और हम भी आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं। दूसरा, यशपाल आर्य जी तो बेसिकली एक सत्ता लोलुप राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक हैं, जो कि दल बदल करते रहते हैं। ये उनके आचरण व्यवहार में पहले से ही है। उनको लगता है कि इस पार्टी की सत्ता आ रही है तो वो उधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस बार उनका जो अनुमान है वो पूर्वानुमान गलत निकला और उनको ये लगा कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। शायद इसलिए लगा हो कि पिछले 22 सालों में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकारें आती रही है। उनका पूर्वानुमान गलत निकला। तो वहीं बढ़ती महंगाई का असर अब विकास कार्यों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। हरिद्वार में सीमेंट, ईंट, बजरी और रेत, ये तमाम चीजें, निर्माण सामग्री महंगी होने की वजह से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन पर बड़ा असर पड़ने वाला है। हरिद्वार में देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े ठेकेदारों ने 10 दिन के बाद काम बंद करने की चेतावनी दी है। एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए ठेकेदारों ने कहा कि बाजार में 50% तक निर्माण सामग्री महंगी होने से उनके दाम प्रभावित हो रहे हैं और काम भी प्रभावित हो रहा है। महंगी निर्माण सामग्री लगाने से उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से गढ़वाल कुमाऊं में करीबन 1400 करोड़ रुपए विकास कार्य प्रभावित हो जाएंगे। अपनी मांगे रखी थी कि जो आपके एसओआर है उसकी जो रेट है उससे भी बाजार भाव लगभग 50% ऊपर चला गया है। तो हमारे जो भी निविदाएं हैं, पुरानी निविदाएं या जो हो रही हैं, उनमें एस्केलेशन क्लॉज डाला जाए, जिससे कि हमें इन परेशानियों का दिक्कत ना आए। मार्केट तेज हो तो तेजी का मिले, अगर मार्केट कम होता है तो हमें कम दरों से भुगतान किया जाए। दूसरी हमारी बात थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जियो करा था 3% सिक्योरिटी के लिए, वो सभी राज्य सरकारों ने लागू कर दिया और हमारे सेंट्रल बार बार के कहने के बावजूद उत्तराखंड सरकार उस जियो को आज तक भी लागू नहीं कर पाई है, जो कि आज 6 माह से अधिक हो चुके हैं, जिससे कि सभी हमारे संविदाकारों को काफ़ी करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।